Brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में नामांकन की, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि मामले में हुई सुनवाई की भी, जिसमें आज डांट खाने की बारी पतंजलि की नहीं किसी और की थी, और साथ में बात करेंगे मुंबई में होर्डिंग गिरने से हुए हादसे और इसके पीछे कारणों पर। लेकिन इससे पहले रोज की तरह सुनिए दिन के 2 चर्चित चुनावी बयान। यही कोडरमा में इंडी गठबंधन के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। ये जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं ना, जो मोदी के कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं, जरा यहां आइए, ये नजारा देखिए, ये माताओं बहनों का प्यार देखिए। ये गोली मारने वालों, यही मेरा सुरक्षा कवच है। मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही, और इतिहास बताता है देश के अंदर जब भी क्रांति हुई है, हरियाणा से शुरू हुई है क्रांति। हरियाणवी वीर पुरुष होते हैं, हरियाणवी जो होते हैं वो बहादुर लोग होते हैं। सारी क्रांति हरियाणा से शुरू हुई है, तो इस देश से तानाशाही को हटाने का कार्यक्रम भी हरियाणा से शुरू होना चाहिए। और अब बात बड़ी खबर की। दो 2014 और 2019 के बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 14 मई को उन्होंने यहां से नामांकन भी दाखिल कर दिया। इसके लिए डीएम ऑफिस पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने वाराणसी के प्राचीन और चर्चित दशाश्वमेध घाट पर पूजा की और फिर भैरव मंदिर में जाकर दर्शन भी किए। नामांकन के बाद उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने 13 मई को वाराणसी में रोड शो भी किया था। वाराणसी लोकसभा सीट पर वोटिंग अंतिम चरण में 1 जून को होगी। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, साथ में लिखा कि अपनी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है और अप्रतिम है। बस ये कह सकता हूँ कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने जो एफिडेविट दाखिल किया है उसमें जो कुछ खास बातें हैं वो आपको बता देते हैं। एफिडेविट के मुताबिक प्रधानमंत्री की हाईएस्ट एजुकेशन यानी जो उच्चतम शिक्षा उन्होंने हासिल की है मास्टर ऑफ आर्ट्स, जो उन्होंने 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से की थी, ऐसा हलफनामे में लिखा है। प्रधानमंत्री के पास करीब 52,920 रुपये कैश है। अलग अलग बैंक डिपॉजिट्स मिलाकर उनके पास करीब 2,85,00,000 रुपए हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 9,12,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने। सोने की 4 अंगूठियां हैं जिनकी कीमत करीब 2,67,000 रुपये है। इस तरह उनकी कुल चल संपत्ति 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। साथ में योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री भी थे, और जो एनडीए के घटक दल हैं उनके अलग अलग राज्यों से आए नेता भी मौजूद रहे, जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, लोजपा रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान, रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस, अपना दल की अनुप्रिया पटेल और रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी। अलग अलग नेताओं ने प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर क्या कहा, एक एक करके सुन लीजिए आप। इवेंट करते रहते हैं, न्यूज़ बनाने का इवेंट करते रहते हैं, करते रहे, लेकिन क्या काम किया 10 साल का कोई हिसाब नहीं दिया। आगे 5 साल क्या करेंगे इसका कोई हिसाब नहीं दिया। रोड शो कर रहे हैं, रोड पर जो है लोड डाल दे रहे हैं बेरोजगारी का, तानाशाही का, झूठ का, जुमलों का। जो आज उत्साह है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना नॉमिनेशन पेपर भरा है और तीसरी जो हमारी टर्म आने वाली है 4 जून को जो आंकड़े आएंगे, यू आर सीइंग द बिगिनिंग्स ऑफ दैट। ग्लोबली वी हैव मूव्ड फ्रॉम द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी टू द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। आने वाले 2-3 साल में हम अर्थव्यवस्था हमारी जो होगी विश्व भर में तीसरे स्थान पे आएगी
और हमारे जो विकास के आंकड़े हैं 2014 और 24 में आपने देखे, वो और तेजी गति शक्ति से आगे बढ़ेंगे। बनारस का मिजाज जो देश से बहुत ही बड़ा मिजाज है और हम 400 पार सीटें जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास है, जनता पर हमारा विश्वास है और इंडिया आघाड़ी का बहुत बड़ा यहाँ उनको धक्का मिलने वाला है और हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। नामांकन के लिए 4 लोग नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक बने। पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद्र कुशवाहा और संजय सोनकर। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था। बैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं और संघ से जुड़े रहे हैं। लालचंद कुशवाहा ओबीसी समाज से और संजय सोनकर दलित समाज से हैं। 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री के प्रस्तावकों की चर्चा रही थी। आपने पंडित छन्नूलाल मिश्र का नाम तब सुना होगा। मशहूर शास्त्रीय गायक हैं, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने पहुंचे थे तो छन्नूलाल मिश्र ही उनके प्रस्तावक थे। उनके अलावा मल्लाह समुदाय से भद्रा प्रसाद निषाद और बुनकर समाज से अशोक कुमार प्रधानमंत्री के तब प्रस्तावक थे। इसके अलावा 2019 में नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों में शामिल थे वैज्ञानिक रमाशंकर पटेल, मदन मोहन मालवीय की मानस पुत्री अन्नपूर्णा शुक्ला, डोमराज जगदीश चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक सुभाष गुप्ता। इन सारे प्रस्तावकों का चयन कैसे और क्या देखकर किया जाता है, अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व किस तरह सुनिश्चित किया जाता है, ये सोशल या पॉलिटिकल मैसेजिंग रहती है, हमने पूछा पत्रकार समीर आत्मज मिश्र से। इस बार का ही अगर हम ले तो 4 प्रस्तावक हैं, तो इनमें से 2, एक तो वो हैं आचार्य जी, शास्त्री जी, जो कि जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था। तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संदेश है उनके नाम का ही। उनके नाम से लोगों को याद रहेगा और याद दिलाया जाएगा कि हाँ, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त इन्होंने ही निकाला। दूसरे ये भी है कि और जो 2 हैं, 2 ओबीसी समुदाय के हैं, एक दलित समुदाय के हैं। तो ओबीसी और दलित समुदाय का अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है और ब्राह्मण वोट बैंक बनारस में लगभग 3 लाख के करीब है। ये जो ओबीसी है 4-4.5 लाख वोट इनका है और दलित समुदाय का वोट है। तो ये एक संदेश ये भी है और ये सिर्फ बनारस के लिए नहीं है, आसपास के लिए भी है। तो इन चीजों का अपना एक महत्व है। और पिछले 2 चुनावों में भी, 2014 में भी और 2019 में भी इसी तरह से किया गया है। और एक फिर ये भी है कि ये ऐसे रैंडमली नाम नहीं चुने जाते हैं, इन पर बाकायदा शोध होता है, बाकायदा इस पर चर्चा होती है। कई सारे नाम और एक उनको लाया जाता है और उस पर फिर उनको शॉर्टलिस्ट करके उनको उन्हीं नामों में छांटा जाता है। जैसे इस बार भी बताया जा रहा है कि लगभग 80 नाम बनारस के प्रमुख लोगों के कि किन किन लोगों को प्रस्तावक बनाया जा सकता है, उनको लाया गया। तो उनमें से ये 4 नाम छांटे गए कि 3 लाख से ज्यादा आबादी वहां पर बनारस में, यानी वहां जो जितने वोटर हैं उनके करीब 20-22% तादाद मुसलमानों की है। प्रधानमंत्री के अभी तक जितने भी प्रस्तावक बने हैं उनमें से किसी भी मुस्लिम व्यक्ति का नाम नहीं रखा गया है, जबकि मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे उनके प्रशंसक भी हैं, बहुत सारे एक नामी लोग भी हैं, तमाम विधाओं में बहुत जो नाम रखते हैं। तो एक चीज ये खटकती भी है, चूंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और जब हर चीज संदेश देने वाली होती है तो इसका भी एक बड़ा संदेश है। नहीं रखने का, किसी को शामिल करने का क्या संदेश हो सकता है। जब प्रस्तावकों पर चर्चा हो रही है तो ये भी जान लेते हैं कि प्रस्तावक होते कौन, इनका काम क्या होता है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रस्तावक वो स्थानीय लोग हो सकते हैं जो किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपनी ओर से प्रस्तावित करते हैं। आमतौर पर नामांकन के लिए 5 से 10 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावकों के बिना किसी भी उम्मीदवार का नामांकन अधूरा माना जाता है। नियम कहते हैं कि रिटर्निंग अफसर को प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सत्यापित करने होते हैं। अगर आरओ को ऐसा लगता है कि हस्ताक्षर असली नहीं है या प्रस्तावक बाद में मुकर जाएं तो प्रत्याशी का नामांकन तक रद्द हो सकता है, जैसा कि हमने हाल में ही गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर देखा भी था। वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी के प्रस्तावक बाद में मुकर गए थे, कहा था कि उनसे जबरन दस्तखत कराए गए। इसके बाद वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। बाकी प्रत्याशियों ने भी नामांकन वापस ले लिए और सूरत सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, ऐसी स्थिति बनी। आपने प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के दिन के घटनाक्रम को जाना, उनके प्रस्तावकों को जाना और इससे जुड़े पिछले पन्ने भी पलटे। अब पन्ने पलटकर संक्षेप में जानते हैं नरेंद्र मोदी का चुनावी इतिहास।
इन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था फरवरी 2002 में। केशुभाई पटेल की जगह जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के पुराने नेता वजुभाई वाला ने उनके लिए राजकोट सेकंड की अपनी सीट खाली की। नरेंद्र मोदी ने यहां से उपचुनाव लड़ा, जीता, गुजरात विधानसभा पहुंचे और वो सीएम भी हुए। इसके बाद दिसंबर 2002 में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिनगर सीट से चुनाव लड़ा और जीते। इस चुनाव में उन्हें 73% से भी ज्यादा वोट तब मिले थे। 2007 में भी वो मणिनगर विधानसभा सीट से ही लड़े और जीते। इस बार वोट परसेंट कम होकर 69% पर आया, लेकिन उनके वोट बढ़ गए, कुल वोट बढ़ गए। पिछली बार 1,13,000 वोट पड़े थे उनके पक्ष में, इस बार 1,39,000 वोट उन्हें मिले। 2012 में भी नरेंद्र मोदी मणिनगर से चुनाव लड़े, इस बार उन्हें 1,20,000 से ज्यादा वोट मिले। वोट परसेंट 75% रहा, उससे थोड़ा ज्यादा। 2014 में नरेंद्र मोदी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। 2 लोकसभा सीटों से लड़े, उत्तर प्रदेश की वाराणसी और गुजरात की वडोदरा में उन्होंने कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री और वाराणसी में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को हराया। दोनों जगह जीत का अंतर 5.5 लाख से ज्यादा वोट का था। बाद में उन्होंने वडोदरा सीट छोड़ी और वाराणसी सीट रिटेन की, माने वहां के सांसद वो बने रहे। 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा, इस बार भी जीते वो। वोट शेयर 56% से बढ़कर 62% हो गया इस बार उनका। अब 2024 में वो एक बार फिर वाराणसी से ही भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं। बड़ी खबर यहीं तक, अब रुक करते हैं सुर्खियों का। मुंबई में 13 मई को एक होर्डिंग गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया था। हादसे में 14 लोगों की अब तक मौत की खबर है और 74 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर ईस्ट इलाके में सोमवार शाम तेज तूफान आने के कारण ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे एक पेट्रोल पंप के पास लगा होर्डिंग गिर गया। तेज बारिश और तूफान के कारण बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंप पर रुके थे, उनमें से कई लोग होर्डिंग के नीचे आ गए। इस हादसे में फंसे 60 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही सीएम शिंदे ने यह भी कहा कि मुंबई में लगे होर्डिंग्स का उनका ऑडिट किया जाएगा, तमाम होर्डिंग्स का। सुनिए। तो जितने भी होर्डिंग है मुंबई में, उसका स्पेशल ऑडिट हो, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, जो विदाउट लाइसेंस विदाउट परमिशन है उनको काट दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो आज इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल करने की भी सूचना की। होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी ईगो मीडिया हाउस के मालिक भावेश भिंडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। भावेश अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भावेश भिंडे के खिलाफ 2 दर्जन के करीब आपराधिक मामले पहले से हैं। इसी साल जनवरी में उसके खिलाफ मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में रेप का मामला भी दर्ज किया गया था। इसके अलावा साल 2009 में विधानसभा चुनाव लड़ चुका है ये व्यक्ति। लगभग 17,040 स्क्वायर फुट के इस होर्डिंग बोर्ड का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े होर्डिंग के रूप में भी दर्ज है, लेकिन होर्डिंग्स लगाने से पहले एजेंसी ने बीएमसी से कोई एनओसी नहीं ली थी, जो महानगर पालिका है वहाँ की। बीएमसी मैक्सिमम 40 बाय 40 फीट के होर्डिंग बोर्ड लगाने की परमिशन ही देती है, लेकिन तूफान के कारण घाटकोपर में जो होर्डिंग बोर्ड क्षतिग्रस्त हुआ वो 120 बाय 120 फीट का था। पिछले साल भी बीएमसी ने एजेंसी के खिलाफ होर्डिंग को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। तब होर्डिंग की साइज में आड़े आ रहे आसपास के 8 पेड़ों को केमिकल देकर सुखाने का आरोप लगाया गया था। इसको लेकर मई 2023 में बीएमसी ने एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से, जहां 14 मई को एक बड़ा फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि वकीलों की सेवा से अगर उनके क्लाइंट संतुष्ट नहीं हैं तो भी वो इसके लिए उपभोक्ता फोरम में नहीं जा सकते। कोर्ट ने साफ कहा कि वकील उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में नहीं आते। ये फैसला दिया जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने। 3 खास बातें कहीं क्या? पहली बात, फीस देकर कोई भी काम करवाने को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेवा के दायरे में नहीं रखा जा सकता। वकील जो भी सेवा देते हैं वो अपने आप में अलग तरह की होती है, ऐसे में इस कानून से उन्हें बाहर रखा जाना चाहिए। दूसरा बिंदु, किसी वकील और क्लाइंट के बीच सामंजस्य एक तरह का निजी अनुबंध होता है, उसे आप निजी अनुबंधित सेवा कहेंगे। ऐसे में अगर कोई कमी होती है तो वकील को उपभोक्ता अदालत में नहीं खींचा जा सकता। तीसरी बात, कोर्ट ने यह कही कि अगर वकील गड़बड़ करते हैं तो उनके खिलाफ सामान्य अदालतों में जरूर मुकदमा चलाया जा सकता है। मतलब कंज्यूमर आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन आप सादी अदालत जो होती है वहां जाकर के आप मुकदमा लिखवा सकते हैं। ये टिप्पणियां करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2007 का कंज्यूमर कमीशन का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उपभोक्ता के अधिकारों का ध्यान रखते हुए अगर वकील ठीक से सेवा नहीं देते हैं तो उन्हें उपभोक्ता अदालत में लाया जा सकता है। इस फैसले पर रोक तो अप्रैल 2009 में ही सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी।
अब ये फैसला पूरी तरह से रद्द हो गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि भ्रामक विज्ञापन और अवमानना केस में भी सुनवाई चली। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के बेंच ने इस केस में फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही आगे की सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है, यानी सदैह नहीं आना पड़ेगा, वकील भेज के काम हो जाएगा। हालांकि 14 मई की सुनवाई में डांट खाने की बारी पतंजलि से ज्यादा आईएमए की थी। कोर्ट ने केस पर बाहर टिप्पणी करने, इंटरव्यू देने आदि को लेकर आईएमए के पदाधिकारी को जमकर फटकारा। दरअसल 23 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईएमए को अपने डॉक्टरों पर भी विचार करना चाहिए जो अक्सर मरीजों को महंगी और गैर जरूरी दवाइयां लिख देते हैं। कोर्ट की टिप्पणी को एक इंटरव्यू में आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर आरबी अशोकन ने दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया था। कोर्ट ने इस इंटरव्यू पर और कोर्ट पर की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और उन्हें नोटिस जारी कर दिया। 14 मई तक जवाब भी मांगा था। इसी पर आज जब बात आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने बात की, सुनवाई हुई, तब आईएमए को फटकारा। वैसे दूसरे पक्ष ने भी इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में बात इंगित की थी, उसके बाद नोटिस आया था। कहा कि आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आप बाहर जाकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी करते हैं और जब आप पर कोई टिप्पणी करता है तो आप उसी कोर्ट के पास भागे भागे आते हैं। पतंजलि के रेफरेंस में कोर्ट ने कहा कि आपने योग के लिए काफ़ी कुछ किया है, जो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बात आपके प्रोडक्ट्स की हो रही है, जो कि एक अलग मसला है। इस मामले में अगली सुनवाई अब कोर्ट के समर ब्रेक के बाद होगी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली मुख्यमंत्री निवास पर कथित मारपीट और अभद्रता के मामले में पहली बार पार्टी ने चुप्पी तोड़ी है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस रहे विभव कुमार ने अभद्रता की थी और इसी के बाद स्वाति मालीवाल ने पुलिस को फोन करके जानकारी दी थी। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया था कि 13 मई की सुबह मुख्यमंत्री निवास से लगातार 2 फोन कॉल आए। कॉलर ने अपना नाम स्वाति मालीवाल बताया और अपने साथ मारपीट की बात कही। सुबह 9:30 बजे फोन आए। कॉलर ने बताया कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने मारपीट की। इस मामले में दिल्ली के उत्तरी जिले के डीसीपी मनोज मीणा ने बताया था कि सिविल लाइंस पुलिस थाने को सुबह 9:34 पर एक पीसीआर कॉल मिली। इसमें एक महिला ने कहा कि उनके साथ मुख्यमंत्री निवास में मारपीट हुई है। फिर सांसद मैडम सिविल लाइंस थाने में ही आईं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कहते हुए चली गईं कि वो बाद में शिकायत दर्ज कराएंगी। इस घटनाक्रम के बाद 13 मई को पूरे दिन इस मामले पर स्वाति मालीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। 14 मई को जाकर संजय सिंह ने मीडिया के सामने आकर जानकारी दी। इधर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपको याद है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मालीवाल ने चुप्पी साधे रखी। यहां तक कि मालीवाल इस दौरान भारत में ही नहीं थी और बहुत लंबे समय तक वापस नहीं लौटी। याद दिलाते चलें कि विभव कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट रह चुके हैं। उन्हें पिछले महीने तब इस पद से हटाया गया जब ईडी ने एक मामले में उनसे पूछताछ की। विभव कुमार पर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप है। वहीं स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा नामित किए जाने के बाद वो अब राज्यसभा की भी सांसद हैं। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। अगर इंडिया गठबंधन 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इस पर कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि राहुल गांधी। 14 मई को शाम करीब 4:30 बजे भूपेश बघेल के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक 21 सेकंड का वीडियो पोस्ट हुआ। वीडियो में भूपेश बघेल रायबरेली का एक गांव है, बथुआ खास ये गांव का नाम है, यहाँ पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। संबोधित करते हुए लोगों से कह रहे हैं कि आप सांसद नहीं चुन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। सभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। होने जा रहा है जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे।
वन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता साधु सिंह धर्मसोत जेल से बाहर आएंगे। उन्हें पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट से चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। ये जमानत 5 जून तक की मिली है। 6 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। साधु सिंह धर्मसोत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक वहां पर गिने जाते हैं। वो विधानसभा हल्का नाभा के पूर्व विधायक हैं। यह हल्का लोकसभा हल्का पटियाला के अधीन आता है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें यहां पर हार का मुंह देखना पड़ा था। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की चीफ मायावती ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र को एक अलग राज्य बनाएंगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग पहले भी होती रही है। अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो हम इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाएंगे। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ न की जाए तो मौजूदा भाजपा नीति एनडीए के लिए सत्ता में वापसी करना आसान नहीं होगा। चुनावी किस्सा पहले आपको बता दें, 1957 में बलरामपुर से चुनाव जीतकर संसद में अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे थे। चुनाव 1962 का आया जब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कांग्रेस और जनसंघ के उम्मीदवार आमने सामने आए। कांग्रेस से सुभद्रा चौधरी और जनसंघ से अटल बिहारी वाजपेयी उम्मीदवार थे। अटल के साथी दूलीचंद्र बताते हैं कि अटल ने कहा कि बलरामपुर की जनता सुभद्रा को इतना नहीं जानती जितना मुझे पहचानती है। मेरी जीत में कोई शक नहीं। और इसके बाद अटल बिहारी ने चुनाव शुरू किया, प्रचार किया। कांग्रेस अपने पिछले परिणाम को दोहराने के मूड में नहीं थी, लिहाजा नेहरू ने प्रचार के लिए उस जमाने के सुपरस्टार बलराज साहनी को भेजा। बलराज फिल्म 2 बीघा ज़मीन से पूरे देश में पॉपुलर थे। लोग उन्हें देखने घर से बाहर आकर घंटों खड़े रहते थे। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने बैलगाड़ी से प्रचार जारी रखा। चुनाव परिणाम आए और चुनाव में जीत सुभद्रा चौधरी की हुई। अटल बिहारी 2052 वोट से हार गए थे। तब अटल 5 साल तक बलरामपुर जाते रहे और 1967 के चुनाव में एक बार फिर 32,000 वोट से सुभद्रा चौधरी को उन्होंने शिकस्त दे दी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपना को ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।